मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए आज सोशल का जो आज हम दूसरी किताब जो है जो लोकतांत्रिक वाली किताब है उसको हम पढ़ेंगे। उसमें पहला चैप्टर है हमारा सत्ता की साझेदारी। इस चैप्टर में हम देखेंगे सत्ता की साझेदारी क्या होती है और क्यों सत्ता की साझेदारी जरूरी है, क्यों सत्ता की साझेदारी की गई। तो जैसा कि हमने बताया, आप जानते हो कि सत्ता अगर एक व्यक्ति के पास केंद्रित रहेगी तो वो व्यक्ति निरंकुश हो सकता है और मनमानी करेगा। इसलिए हमें बताया गया कि सत्ता का डिवाइडेशन, सत्ता का बंटवारा होना चाहिए। वो कैसे होगा तो ये अलग अलग देशों में अलग अलग हिसाब है। क्यों जरूरी है सत्ता का साझेदारी, इसलिए हमारा इस चैप्टर में दो देशों का यहाँ पर उल्लेख किया गया है। पहला है हमारा बेल्जियम। बेल्जियम को हम देखेंगे। बेल्जियम क्या है, एक छोटा सा देश है यूरोप का और यहाँ की आबादी 1 करोड़ से थोड़ा ज्यादा है, 1 करोड़ 5 लाख ऐसा कुछ है। और यहाँ यहाँ का समाज क्या था तो हम देखेंगे कि यहाँ पर 59% लोग डच भाषा बोलने वाले थे और 40% पीपल जो थे वो फ्रेंच भाषा बोलने वाले थे और 1% लोग जो थे वो जर्मन भाषा बोलने वाले लोग थे। तो देखिए 59% 40%। तो यहाँ पर क्या था, भाषा के आधार पर कई देशों में होता है जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लेकिन इस देश की प्रॉब्लम थी भाषा। और भाषा के आधार पर दो ग्रुप थे, एक डच वासियों का, एक फ्रेंच वासियों का। तो इन दोनों में हम इन दोनों के मध्य झगड़ा था। तो इसके लिए अगर सत्ता किसी एक ग्रुप के पास रहेगी तो दूसरे का शोषण होगा निश्चित तौर पर। और यह सत्ता का एक बहुसंख्यकवाद मॉडल, जैसे लोकतंत्र होता है, लोकतंत्र में क्या होता है, बहुसंख्यकवाद का मॉडल चलता है कि लोकतंत्र में जो जनसंख्या जिसकी ज्यादा होती है अमूमन सत्ता उसी के पास रहती है। तो अगर हम वोट के आधार पर देखेंगे तो मैक्सिमम सत्ता जाने के चांसेस जो होते हैं वो रहेंगे हमारे डचवासियों के पास। और निश्चित तौर पर हो सकता है डचवासी फ्रांस वाले लोगों का शोषण करें, तो इसलिए आपस में लड़ाई झगड़ा होते रहेंगे। तो यहाँ पर एक मॉडल बनाया गया डच और फ्रेंच वासी। तो यहाँ पर क्या या आपस में गृह युद्ध होते थे। तो जब यहाँ का संविधान बना, इस देश का संविधान बना, तो उसमें एक प्रावधान किया गया सत्ता का बंटवारा कैसे होगा। तो यहाँ का जो संसद था, तो संसद का जब चुनाव होगा, तो यहाँ पर लोगों की सीटों का बंटवारा भी इसी आधार पर किया गया। 60% सीटें इधर से और 40% सीटें इधर से चुनी जाएंगी। लेकिन चुनाव कैसे होगा कि इनका डच वासियों का चुनाव डच वासी करेंगे और फ्रेंच वासियों का चुनाव फ्रेंच वासी करेंगे। यानी टोटल 60% और 40% दोनों की सीटें चुन करके आएंगी। लेकिन कोई भी कानून, जब कानून बनेगा या कोई भी इम्प्लीमेंटेशन होगा तो हमें दोनों से, इसमें भी 50% इसमें भी 50%, दोनों से पास कराना होगा। अब यहाँ से पास कर दिया, इन्होंने कोई कानून बना दिया, लेकिन ये नहीं चाहते हैं, यहाँ पास नहीं हुआ तो यानी वो कानून नहीं बनेगा। यानी दोनों को बराबर शक्ति है, देखिए भले ही वो कम है या ये ज्यादा है, लेकिन तो कानून बनाने में या किसी भी पॉलिसी का इम्प्लीमेंट करने में दोनों का बराबर योगदान रहेगा। यानी इनकी बिना सहमति के कोई कानून नहीं बन सकता है, या ये बनाना चाहे तो इनकी बिना सहमति के कोई भी कानून नहीं बन सकता है। ये सत्ता का बंटवारा फार्मूला यहाँ पर दिया गया था। और जो सरकार का जो गठन होगा उसमें भी 60 और 40 के आधार पर दोनों के मंत्रियों की संख्या रखी जाएगी। और जब दोनों के पास सत्ता का बंटवारा, सत्ता होगी, पावर होगी, तो निश्चित तौर पर फ्रेंच वाले अपने फ्रेंच वासियों का ख्याल रखेंगे और डच वाले अपने डच वासियों का ख्याल रखेंगे। और इस मॉडल में किसी भी वर्ग का शोषण होने के कोई भी चांसेस नहीं होंगे और कोई भी वर्ग एक दूसरे का शोषण नहीं कर पाएगा। तो ये मॉडल जो इसमें बताया गया, तो इस सत्ता का एक बंटवारे का एक मॉडल था। और जो एक इससे क्या है, बेल्जियम जो है, बेल्जियम आज एक विश्व का प्रमुख बढ़िया लोकतांत्रिक देश हो। यहाँ पर कोई भी किसी का शोषण, किसी भी प्रकार का कोई डिस्प्यूट, आपस में लड़ाइयां झगड़ा, गृह युद्ध यहाँ पर नहीं है। अब देखिए दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं, दूसरा जो मॉडल देखेंगे, एक और देश की हम कहानी आपको बताते हैं। ये तो समझेगा यार साझेदारी से क्या फायदा हुआ। अब दूसरा हम दिखाते हैं आपको श्रीलंका को समझे। टोटल आबादी यहाँ की लगभग 2 करोड़ लगभग 2 करोड़। यहां भी वही समूह था। यहां पर जो है सिंगली और तमिल, अन्य भाषाएं नहीं है, ये आंकड़ा है। इस आधार पर यहां पर भाषा, यहां भी भाषा के आधार पर समूह है। सिंगली यहाँ की भाषा है और तमिल भी यहाँ की भाषा है और अन्य भाषाएं भी यहाँ पर बोली
जाती है। लेकिन यहाँ पर लगभग 60% से ज्यादा, मोर देन 60% लोग सिंगली वासी हैं और लगभग 30% लोग जो है वो तमिल वासी हैं और बाकी अन्य भी हैं यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम देखेंगे कि बेल्जियम की तरह सत्ता का बंटवारा इन्होंने नहीं किया, सत्ता का बंटवारा यहाँ पर नहीं हुआ। और यहाँ पर क्या है, लोकतांत्रिक आधार पर सत्ता हमेशा सिंगलियों के हाथ में रही। और हम देखेंगे 1956, ये 1948 में स्वतंत्र हुआ था ये देश श्रीलंका, 1948 में बना है। और 56 में यहाँ पर सिंगली जो थी, सिंगली को इन्होंने राजभाषा घोषित कर दिया, राजभाषा बना दिया। अब सत्ता के आधार पर, वोटिंग के आधार पर, मतदान के आधार पर सत्ता हमेशा सिंगलियों के पास रही और सिंगलियों बने तो उन्होंने भाषा को राजभाषा कर लिया। और यहाँ पर इनका तमिलों का शोषण होता रहा और नतीजा ये कि 1948 से लेकर के और आज तक श्रीलंका में तमिल और सिंगलियों के मध्य गृह युद्ध, आपस में लड़ाइयां होती रहती है। एकीकृत सत्ता है यहाँ पर, राज्यों का बंटवारा भी नहीं है और हमेशा के हमेशा यहाँ पर दोनों में आपस में झगड़े होते रहे। और श्रीलंका गृह युद्ध का एक प्रमुख कारण, आपने सुना होगा, नहीं सुना हो समाचार ना, लिट्टे बार बार आता है, LTTE, लिट्टे, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल ईलम। ये क्या है, वहां का संगठन है तमिलों का जो बार बार वहां पर विद्रोह करता रहता है, लड़ाइयां करता रहता है, गृह युद्ध होता रहता है। और इसने राजीव गांधी का जो मर्डर हुआ था उसमें भी इसका हाथ था। तो इन दोनों में सत्ता संघर्ष था। और यहाँ भी अगर चाहते, देखिए सत्ता को बंटवारा है तो आपस में गृह युद्ध है और गृह युद्ध होगा तो विकास नहीं होगा देश का और हमेशा समस्या एक उत्पन्न बनी रहेगी। और यहाँ भी अगर हम चाहते हैं तो एक बेल्जियम जैसा फॉर्मूला ला करके इस देश की भी सत्ता जो है हम बदल सकते थे। लेकिन ये दो देखे तो यहाँ पर सत्ता का बंटवारा नहीं किया गया तो नतीजा गृह युद्ध, विकास नहीं हुआ। और हमने एक देखा बेल्जियम का मॉडल, जहां पर हमने सत्ता को बांट दिया तो कोई डिस्प्यूट नहीं, बड़ा शांति से सब कुछ स्मूथली चल रहा है और अच्छा हो रहा है। तो ये था एक तरीका। अब देखिए एक और मॉडल यहाँ पर इसी में दिया है। देखिए बेल्जियम की एक राजधानी है ब्रुसेल्स। यहाँ क्या था, जैसे हम बता पूरे बेल्जियम की बात की थी तो 60% डच थे, लेकिन यहाँ पर 60% फ्रेंच हैं और 40% लगभग क्या है, डच हैं। यहाँ उल्टा है राजधानी में। लेकिन यहाँ भी इसने सत्ता का बंटवारा संसद में तो किया ही किया, लेकिन यहाँ पर क्षितिज बंटवारा भी हुआ कि केंद्र सरकार यानी केंद्रीय संघीय सरकार अलग होगी, राज्यों की सरकारें अलग होंगी, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट अलग होंगी। तो यहाँ पर छोटा सा देश है तो राज्य सरकार की आवश्यकता नहीं थी, तो यहाँ पर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट दी गई। और ब्रुसेल्स की जो मेयर का, जो अपने यहाँ बोलते हैं नगर निगम नगर पालिका, जो मेयर का चुनाव होता है वो यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर भी वही व्यवस्था की गई कि 60% सीटें फ्रेंच को, 40% सीटें डच को और शहर में 2 मेयर होंगे। शहर में 2 मेयर होंगे, 2 काउंसिल बनेगी, एक फ्रेंच वासियों की, एक डच वासियों की। डच वाली काउंसिल है वो डच का विकास करेगी, फ्रेंच वाली है वो फ्रेंच का विकास करेगी। जैसे फ्रेंच को कितने स्कूल खोलने हैं, फ्रेंच की काउंसिल खोलेगी। डच के लिए कितने स्कूल खोलने हैं, डच की काउंसिल देगी। डचों से संबंधित जो समस्याएं होगी डच काउंसिल देखेगी, फ्रेंच से संबंधित जो समस्या होगी वो फ्रेंच काउंसिल देगी। तो इस दोनों से हमको क्या समझ में आया कि सत्ता का बंटवारा इसलिए जरूरी है देश में शांति रखने के लिए, सभी लोगों को संतुष्ट करने के लिए। अब थोड़ा सा यहाँ पर हम देखा अपने देश भारत को, तो देखिए भारत में इस प्रकार का कोई भी फॉर्मूला लागू नहीं है। हम देखेंगे तो भारत में भी लगभग 80% से ज्यादा जनता जो है वो हिंदू है और 20% में सिख, मुस्लिम, ईसाई तमाम सारे लोग हैं। लेकिन भारत में न तो सत्ता का बंटवारा, भारत में सत्ता का बंटवारा अन्य आधारों पर किया गया। हमारे यहाँ विभिन्न गवर्नमेंट जैसे केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इसके आधार पर किया गया। फिर दूसरी चीज हमारे यहाँ एक इसको कहते हैं नैतिकता के आधार पर सत्ता में साझेदारी की जाती है, जो हम पढ़ाएंगे आपको। संघवाद जो अगला चैप्टर होगा उसमें हम समझाएंगे। अपने यहाँ क्या होता है कि भले ही सत्ता किसी के पास हो, सत्ता किसी भी देश के किसी भी वर्ग के पास हो, लेकिन सत्ता में साझेदार या नैतिकता के आधार पर, कोई बाउंडेशन नहीं है हमारे संविधान में, फिर भी नैतिकता के आधार पर सभी वर्गों के, सभी धर्मों के और सभी जातियों के, अपने यहाँ तो जाति और चलती है, सभी जातियों के लोगों में सरकार में शामिल किया जाता है, मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है। इसका एक एग्जाम्पल हम आपको दें, जैसे उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार थी, तो उस समय भारतीय जनता पार्टी से कोई भी मुस्लिम कैंडिडेट जीत करके यहाँ नहीं आया था। लेकिन फिर भी नैतिकता के आधार पर हमें मुसलमानों को ये नहीं लगना चाहिए कि हमारी सत्ता में कोई साझेदारी नहीं है, तो हमने न चुनते हुए भी MLC बनाकर हमने मोहसिन रजा नाम के एक व्यक्ति को मंत्री बनाया। इसलिए बनाया कि मुसलमानों को ये नहीं लगे कि हमारी सत्ता में साझेदारी नहीं है। और अगर डीपली हम देखेंगे अपने देश को तो हम पाएंगे कि यहाँ जातीय आधार पर भी मंत्रिमंडल बनता है।
कभी भी मंत्रिमंडल बने टीवी में देखो, इतने क्षत्रिय है, इतने ब्राह्मण, इतने ओबीसी, इतने दलित, तो माने लगभग सभी को नैतिकता के आधार पर दिया जाता, जबकि कानून संविधान के अनुसार कोई भी आवश्यक नहीं है। तो इससे समझ में आया आपको कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। बाकी नोट्स हम आपको डालेंगे, उसमें इंपोर्टेंट जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे लिखे हुए हैं, और कहीं अगर कोई समस्या होती है तो आप हमें कॉल कर सकते हो। धन्यवाद।